हेलो एवरीवन। आप सभी को आज के इस विज्ञान के पाठ योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ योजना में हम देखेंगे विज्ञान विषय की पाठ योजना और वो विषय है जीव विज्ञान। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ योजना। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं विज्ञान विषय की पाठ योजना संख्या 19 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी उसके बाद विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड के यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा है 9, विषय है विज्ञान, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है जीवों में विविधता। उसके बाद है अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है तो यहाँ पर आप विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में बौद्धिक क्षमता का विकास करना। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की अवलोकन क्षमता को विकसित करना। ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और उनमें किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र जीवों में विविधताओं को समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र सभी जीवधारियों का वर्गीकरण करने में सक्षम होंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र जीवों के वर्गीकरण से होने वाले लाभ को जान सकेंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है, जैसे कि देखिए चौक, डस्टर, श्यामपट, संकेतक, चार्ट पेपर इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए छात्र छात्रा जीवों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ योजना का इंपॉर्टेंट हेडिंग कहा जाता है क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें सभी प्रश्न के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए। इसमें छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं मनुष्य। ठीक है। यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? मनुष्य। इस मनुष्य शब्द को लेकर अब छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं। ठीक है। तो देखिए छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं बताएं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं भोजन, वायु और जल। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं?
उत्तर देते हैं कुआं, तालाब, समुद्र, नदी इत्यादि। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, तालाब में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं मछली, मेंढक, केकड़ा, कछुआ, सांप इत्यादि। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, इस प्रकार एक ही स्थान पर अलग अलग प्रजातियों के जीवों का रहना क्या कहलाता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं जैव विविधता या जीवों में विविधता। ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा आज का प्रकरण आ गया। अब प्रकरण आने के बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत जीवों में विविधता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप यानी कि इसमें छात्र छात्रा क्लासरूम में क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे जीवों में विविधता और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, सभी जीवधारी किसी न किसी रूप में भिन्न हैं, कोई आवास के आधार पर तो कोई आकार के आधार पर। जैसे एक अति सूक्ष्म बैक्टीरिया और दूसरी ओर 30 मीटर लंबे व्हेल या विशाल वृक्ष जीवन काल के आधार पर, ऊर्जा ग्रहण करने की विधि के आधार पर जीवों में भिन्नता पाई जाती है। जीवों में इन्हीं भिन्नताओं को विविधता कहते हैं। ठीक है। हमारे चारों ओर की इस असीमित विभिन्नताओं को जानने और समझने के लिए हम जीवधारियों की समानता का अध्ययन करेंगे, जिससे हम उनको विभिन्न वर्गों में रख सकेंगे। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे जीवों में विविधता और इसके बारे में लिखेंगे सभी जीवधारी किसी न किसी रूप में भिन्न हैं, कोई आवास के आधार पर तो कोई आकार के आधार पर। जैसे एक अति सूक्ष्म बैक्टीरिया और दूसरी ओर 30 मीटर लंबे व्हेल या विशाल वृक्ष जीवन काल के आधार पर, ऊर्जा ग्रहण करने की विधि के आधार पर जीवों में भिन्नता। ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं, सभी जीवधारी एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं आवास के आधार पर और आकार के आधार पर। ठीक है। उसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को इसके आगे जो पढ़ाएंगे बच्चों को इसके बारे में जानकारी है या नहीं है ये जानने के लिए 1 या 2 प्रश्न करते हैं। ठीक है। तो देखिए प्रश्न करते हैं, हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं। ठीक है। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, संसार में अरबों जीव पाए जाते हैं तथा प्रत्येक जीव में दूसरे की अपेक्षा कम अथवा अधिक सीमा में भिन्नताएं पाई जाती है। इनमें से कुछ जीवों की संरचना सरल तथा कुछ जीव जटिल संरचना के होते हैं। इसलिए प्रत्येक जीव का पृथक पृथक अध्ययन करना संभव नहीं है। उनके अध्ययन को सरल बनाने, जीवों में समानताओं तथा भिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए ही हम जीवधारियों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा। ठीक है। तो हेडिंग देंगे
जीवधारियों का वर्गीकरण। और इसमें लिखेंगे प्रत्येक जीव में दूसरे की अपेक्षा कम अथवा अधिक सीमा में भिन्नताएं पाई जाती है। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे जीवों में समानताएं तथा भिन्नताएं का अध्ययन करने के लिए ही हम जीवधारियों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे वर्गीकरण का आधार, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या बताते हैं। यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। उदाहरण में समुद्र में रहने वाले जीव जैसे प्रवाल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क ये कई मायने में एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं। इन सभी में एकमात्र समानता इनका आवास है। ठीक है। जीवों के वर्गीकरण का सबसे आधारभूत लक्षण जीवों की कोशिकीय संरचना और कार्य है। उसके बाद जैसे एक कोशिकीय जीव, फिर कोशिका भित्ति रहित वाले जीव, फिर प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव या प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले जीव को अलग रखा गया है। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे, और श्यामपाठ कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुनने रहे उन्हें भी अच्छे समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे वर्गीकरण का आधार, और इसमें लिखेंगे यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। जैसे प्रवाल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क ये कई मायने में एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं। इन सभी में एकमात्र समानता इनका आवास है। ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं जीवों की वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं। उत्तर देते हैं पहला है उनका निवास स्थान, दूसरा उनकी कोशिका संरचना। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए किस मूल लक्षण को आधार बनाया गया। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं। उत्तर देते हैं जीवों के स्थल, जल और वायु में रहने के लक्षण को आधार बनाया गया। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे जीवों का वर्गीकरण से लाभ, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं। जीवों का वर्गीकरण से निम्न लाभ होते हैं। पहला, जीवों का जैव विकास का अध्ययन करने में आसानी हो जाता है। दूसरा पॉइंट है जीवों में विशेष लक्षणों को समझने में आसानी हो जाता है। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे इससे जीवों को पहचानने में मदद मिलती है। चौथा पॉइंट में लिखेंगे यह विभिन्न जीवों के समूहों के बीच संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है। पांचवा पॉइंट में है एक जीव के अध्ययन करने से उस समूह के सभी जीवों के बारे में पता लग जाता है। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपाठ कार्य पर शॉर्ट में लिख दीजिएगा। इसमें लिखेंगे जीवों का वर्गीकरण से लाभ, हेडिंग देंगे। उसके बाद पहला पॉइंट में लिखेंगे जीवों का जैव विकास का अध्ययन करने में आसानी हो जाता है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे जीवों में विशेष लक्षणों को समझने में आसानी हो जाता है। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे इससे जीवों को पहचानने में मदद मिलती है। चौथा पॉइंट में लिखेंगे यह विभिन्न जीवों के समूहों के बीच संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है। ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं जीवों का वर्गीकरण से होने वाले दो लाभ बताओ। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं। देखिए उत्तर देते हैं जीवों का वर्गीकरण से होने वाले लाभ। पहला पॉइंट में इससे जीवों को पहचानने में मदद मिलती है। दूसरा पॉइंट है जीवों का जैव विकास का अध्ययन करने में आसानी हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति छात्र केंद्रित होता है। इसमें बच्चों के लिए प्रश्न पूछा जाता है ताकि बच्चों ध्यान ना भटके। इसमें मिनिमम आप
एक या दो प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, प्राचीन काल में जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किसने किया था। दूसरा प्रश्न करेंगे, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया, ये जानने के लिए इसमें मिनिमम आप एक या दो प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है। दूसरा प्रश्न करते हैं, जीव के लक्षण का क्या तात्पर्य है। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर रिवाइज करने का मौका मिले और आप उनको अच्छे से चेक भी कर सके। इसमें भी मिनिमम एक या दो प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्न करते हैं, जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण के आधारों में मूल अंतर क्या है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।